फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है व्हाट इज द टॉपिक, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट पर्पस। ओके, गेट में 2 नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आज स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्मार्ट लर्नर्स। तो इफ यू लाइक माय वीडियोस देन सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे वीडियोस की। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। इसको चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए क्या गिवन है। अ हीट इंजन रिसीव्स हीट एट द रेट ऑफ 1500 किलोजूल पर मिनट, ओके, एंड गिव्स एन आउटपुट ऑफ 8.2 किलोवाट। ओके, डिटरमाइन द थर्मल इफिशियंसी एंड द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। तो क्या बोला मैंने अभी, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन कोई है तो यही है और कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, हीट इंजन रिसीव से एक हीट इंजन बना दिया यहाँ पे। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ बना दिया सोर्स, ओके, सबसे पहले मैंने बना दिया सोर्स। देन आई विल ड्रॉ हियर सिंक वेयर हीट विल रिजेक्ट विच विल कैरी इट। नेक्स्ट व्हाट आई विल ड्रॉ इज माई हीट इंजन, इज माई हीट इंजन। ये रहा हीट इंजन आ चुका है अपने पास, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, सॉरी 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 सॉरी, ये रहा अपने पास हीट इंजन आ चुका है। इस हीट इंजन को मैं अच्छे से जमा देता हूँ। देखिए, चलिए, तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये देखिए, यहां से हीट क्या हो रहा है, यहां से हीट क्या हो रहा है, यहां से हीट निकल रहा है, ओके, एंड इसमें हीट आ रहा है, इसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है, क्लियर है। यहां से वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो बी केयरफुल। देखिए मैं क्या समझाऊंगा यहाँ पे, वैसे क्वेश्चन लगभग 90% लोगों से बन जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है, अपने पास सोर्स है, क्या है, सोर्स, ठीक है, सोर्स है। दिस इज व्हाट, दिस इज माय सिंक। व्हाट इज दिस, सिंक, ओके, गॉट इट। तो देखिए, सोर्स से कितना भी हीट निकालूं, सोर्स का टेम्परेचर कम नहीं होने वाला। ये T1 पे मेंटेन रहेगा ऑलवेज, ये T2 पे मेंटेन रहेगा ऑलवेज, ठीक है। सिंक में कितना भी टेम्परेचर दे दूं, ये हमेशा उतने ही टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा। अब क्या बोलते हैं, हीट इंजन रिसीव्स हीट एट द रेट ऑफ 1500। ये देखिए यहाँ पे जो हीट इंजन है ना, ये क्या है, हीट इंजन है, ठीक है। हीट इंजन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है हीट को। यहाँ पे जो हीट आ रहा है, इस हीट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है 1500 किलोजूल मीटर से, किलोजूल सॉरी मिनट से, ठीक है, किलोजूल पर मिनट से, गॉट इट। ये लीजिए, ये रहा हमारे पास, ये आ चुका है। देन एंड गिव्स एन आउटपुट ऑफ 8.2 किलोवाट। वाह, सब चीज दे दिया। देखिए, और क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो वर्क आउटपुट कितना दे रहा है, वर्क आउटपुट कितना दे रहा है हमको, वर्क आउटपुट ये दे रहा है कितना, 8.2 कितना किलोजूल, किलोवाट, ओके, किलोवाट में ध्यान से देखिए, यहाँ पे किलोवाट में, ओके। और किलोवाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, वाट का मतलब होता है, यानी कि ये जो वर्क डन है वो सेकंड में है, ठीक है। तो इस क्यू को भी मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो Q1 निकल के आएगा, दैट विल बी अवर नथिंग बट 1500 डिवाइडेड बाई, ये जो मिनट है उसको मैं कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो 60 सेकंड हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो यहाँ पे जो आएगा, ये आ जाएगा जूल, किलो जूल पर सेकंड में, ओके। This will cancel out, then what we get from here,
दिस इज नथिंग बट इट कैंसल्ड एंड दिस इज नथिंग बट 25 तो ये रहा अपने पास Q1 किस फॉर्म में, जूल पर सेकेंड के फॉर्म में, किस फॉर्म में, जूल पर सेकेंड के फॉर्म में, ओके जूल पर सेकेंड के फॉर्म में आ चुका है अपने पास Q1। तो अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे सरल क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। देखिए थर्मल इफिशियंसी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाय द इंजन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड टू द इंजन। वर्क डन बाय द इंजन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड टू द इंजन। वर्क डन बाय द इंजन कितना है यहाँ पे 8.2 किलो है, नीचे में भी किलो आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 25 सब चीज कैंसिल हो गया, ठीक है। जूल पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है कि इफिशियंसी क्या रहता है, यूनिट लेस। इफिशियंसी ऑलवेज क्या रहता है, यूनिट लेस रहता है, ओके। सो व्हाट 0.328 what we are getting is okay 0.328 if I write it as percentage then how much I will get, that is nothing but 32.8 okay 32.8%. so this is our what efficiency, this is our efficiency okay। ये रहा अपने पास इफिशियंसी आ चुका है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, नेक्स्ट निकालना है द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। Q2 कितना रिजेक्ट हो रहा है फ्रॉम हीट इंजन। तो क्या है देखिए, जो वर्क डन होता है, वर्क डन दैट इज नथिंग बट Q1 माइनस Q2। अच्छा ये कैसे आया, क्या बता सकते हो। यस देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एनर्जी बैलेंस लगा दिया है। देखिए जितना हीट इसमें आ रहा है, जो चीज हीट इंजन में आ रहा है उसको अगर मैं पॉजिटिव ले लूं और जो चीज हीट इंजन से निकल रहा है उसको मैं नेगेटिव ले लूं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, हीट इंजन में Q1 क्या आ रहा है, ठीक है। Q1 क्या हो रहा है, आ रहा है, इंटर कर रहा है। सो दिस विल बी एज पॉजिटिव ओके। नेक्स्ट हीट इंजन से जो निकल रहा है उसको इक्वल में लिखेंगे, इक्वल के साइड में लिख लेंगे पॉजिटिव के साथ, ठीक है। यानी कि जो वर्क डन है वो निकल रहा है, ये लीजिए वर्क डन मैंने कर दिया, वर्क डन निकल रहा है, निकलने के साइड में है ना, इस डायरेक्शन में। अगर ऐसे रहता कुछ ऐसे डायरेक्शन में ऐसे, सो क्या होता, वो इंटर कर रहा होता, अभी निकल रहा है ओके। सो और ये देखिए ये भी क्या हो रहा है, निकल रहा है हीट इंजन से, तो ये भी क्या रहेगा, इस साइड में पॉजिटिव में लिखाएगा, क्लियर है, गॉट इट। जो आ रहा है हीट इंजन में उसको मैं इस साइड में पॉजिटिव में लिखा, और जो निकल रहा है उसको इक्वल के साइड में पॉजिटिव लिख दिया। देन व्हाट आई एम गेटिंग हियर, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, Q1 माइनस Q2 दैट इज नथिंग बट W। वर्क डन मेरे पास क्या रहा है, इतना आ रहा है। सो क्लियर है इतना। Q1 का वैल्यू कितना है 1500, ये देखिए यहाँ पे Q1 का वैल्यू 1500 है, W का वैल्यू कितना है 8.2 है, 8.2 किलोवाट में। Q1 का वैल्यू कितना है, अच्छा 1580, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने कितना निकाल चुका है, इसको कितना निकाला है 25 दैट इज माइनस Q2 ओके। सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर Q2, जो Q2 का फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना होगा, वो होगा समथिंग लाइक दिस 25 माइनस 8.2, क्लियर है। सो 16.8 आ रहा है, कितना आ रहा है 16.8। सो हैव यू गॉट इट, इसमें आ गया किलो जूल पर सेकेंड में आएगा। ये रहा अपना फाइनल आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग इजी क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से पहले बिल्ड हो जाए, ठीक है, उसके बाद ही तो अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है
एंड हीट ट्रांसफर रेट, और क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, ठीक है। इन द कंडेंसर में ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इन किलो जूल पर आवर विच हैज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 12,000 किलो जूल पर आवर, ठीक है। व्हेन पावर इनपुट इज 0.75 किलोवाट। क्या गिवन है यहाँ पे, चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी गिवन है। इट मीन्स दैट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। ये रहा, सबसे पहले अच्छे से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा अपना क्या, रेफ्रिजरेटर, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर, ओके। और यहाँ पे फिर से एक आ जाएगा क्या, सिंक, ये क्या रहेगा अपना, सिंक रहेगा, ओके। सी हियर आई एम कंसिडरिंग दिस इज T1, ओके। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ओके। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट रेफ्रिजरेटर, ओके, रेफ्रिजरेटर। तो देखिए क्या होता है, क्या होता है रेफ्रिजरेटर के केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में हीट हमेशा लो से हाई की ओर जाता है, ओके। देखिए ये गया हाई की ओर, यहाँ पे समझ आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जरूरी, ठीक है। T1 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है T2 से, T1 क्या है, ग्रेटर देन है T2 से, ठीक है। इट मीन्स दैट हीट जो है, हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जा रहा है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम लोग इसमें एक वर्क इनपुट दे रहे होंगे, जब हम लोग इसको पावर इनपुट दे रहे होंगे। तो आप लोगों ने घर में जो रेफ्रिजरेटर देखा होगा उसमें भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसा होता है, यहाँ पे रहता है इवेपोरेटर, ये T2 वाला पार्ट क्या रहता है, इवेपोरेटर रहता है। यहाँ पे भी सेम बोला गया है, नहीं बोला है, ठीक है। ये वाला पार्ट रहता है, देखिए घर में क्या रहता है, ये वाला पार्ट रहता है इवेपोरेटर, ठीक है, इवेपोरेटर, क्लियर है। और ये क्या रहता है, कंडेंसर, ये वाला पार्ट क्या रहता है, ये वाला पार्ट कंडेंसर, क्लियर है। तो क्या होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर क्या होता है, हीट फ्लो होने लगता है। अच्छा, कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट कैसे फ्लो हो सकता है, हीट तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है ना। तो लो से हाई की ओर भी होता है, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं, वर्क इनपुट देते हैं, वर्क इनपुट देते हैं, क्लियर है। वर्क इनपुट, वर्क देना पड़ता है हमको रेफ्रिजरेटर को, क्लियर है। तो यहां से क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर की ओर जा रहा है, क्लियर है, और फाइनल कंडीशन तक पहुंच जा रहा है अपने। रेफ्रिजरेटर में अपना मेन जो पर्पस रहता है, मेन जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है, इवेपोरेटर को इस T2 टेम्परेचर पे मेंटेन करना, ठीक है। एक और होता है सेम प्रोसेस में, देखिए इसको भी मैं बना देता हूँ, हीट पंप है, होता है, ये देखिएगा यहाँ पे, क्लियर है। देखिए इसमें क्या होता है, ये लीजिए, चलिए इसको मैं अच्छे से पूरा, अब सीख रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओके। आधा अधूरा नहीं सीखना अपने को। ये देखिए यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। बी केयरफुल, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ से हीट जाएगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं कोई वर्क इनपुट करूं, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, वर्क इनपुट करूंगा, क्लियर है। ये क्या है, वर्क इनपुट है, क्लियर है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T2 है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, Q2 है, एंड हियर इज आल्सो Q1, बट दिस इज नथिंग बट हीट पंप। व्हाट इज दिस, HP, क्लियर है, हीट पंप है। तो अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। यहाँ पे भी T1 इज ग्रेटर देन T2, ओके, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे आएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे, Q2 पे डिफरेंस आएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर के केस में मेरा जो मेन पर्पस रहता है
वो क्या रहता है, T2 टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है, T2 टेम्परेचर को, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मुझे क्या करना है, मेंटेन करना है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर वाले पार्ट को। क्लियर है। लेकिन हीट पंप में मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को मेंटेन करना है, ठीक है, हायर टेम्परेचर वाले पार्ट को मुझे मेंटेन करके रखना है। क्लियर है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इवेपोरेटर को हम लोग मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जब इसमें से हम लोग लगातार हीट को क्या करें, निकालते जाए, रिजेक्ट कराते जाए, इस पर्टिकुलर पार्ट से, इस पर्टिकुलर सोर्स से हीट को मैं लगातार क्या करूंगा, रिजेक्ट कराऊंगा, तभी तो ये टेम्परेचर में मेंटेन रहेगा ना। क्योंकि देखिए यहां से हीट आते रहता है, यहां से मान लीजिए क्यू हीट आया यहां से, ठीक है, बाहर से, ये लीजिए क्यू हीट इसमें आया, ठीक है, ये देखिए क्यू हीट आया, तो इस क्यू हीट को मुझे निकालना भी पड़ेगा ना, Q2 मान लीजिए, जो Q2 हीट आता है इसमें, ठीक, एक सिस्टम रहता है पूरा, तो इस Q2 हीट को फिर से मुझे सेम टेम्परेचर में मेंटेन रखना है, तो निकालना पड़ेगा। तो Q2 यहां से निकल गया, फिर से जितना Q2 आएगा उतना Q2 निकलेगा, तो ये सेम टेम्परेचर पे है ना, अपना पर्पस कंप्लीट हो रहा है। इट मींस दैट दिस Q2 इज अवर व्हाट, दिस इज अवर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, दिस इज व्हाट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेन चीज है यहाँ पे, ठीक है ना, ये रहा। बट इस केस में देखिए, इस पर्टिकुलर हीट पंप के केस में देखिए, हीट पंप के केस में क्या हो रहा है, मेरा मेन पर्पस है T1 को मेंटेन करना। अच्छा, T1 मेंटेन कब कैसे होगा, T1 मेंटेन तभी होगा जब मैं इस पे, ये देखिए यहां से हीट निकलते रहता है लगातार, यहां से Q1 अमाउंट का हीट लगातार निकलते रहता है। क्लियर है। यहां से Q1 अमाउंट का हीट आउटसाइड निकलते रहता है, तो इसमें मुझे लगातार Q1 चाहिए। यहां से देखिए अब ये Q1 जा रहा है लगातार, ये Q1 जाता रहेगा तभी तो ये टेम्परेचर मेंटेन होकर रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि इसी अमाउंट का हीट बाहर भी निकल रहा है। क्लियर है। तो इस अमाउंट का हीट लगातार इसमें आना चाहिए। इट मीन्स दैट इस केस में हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो ये है, ये क्या है अपने पास, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और दोनों के केस में जो सीओपी का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट ये क्या होता है, ये देखिए क्या यहाँ पे, ये होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, या फिर पावर इनपुट भी बोलते हैं इसी को, वर्क इनपुट। चाहे हीट पंप हो चाहे ये रेफ्रिजरेटर हो, दोनों के केस में ये फॉर्मूला वैलिड है। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर मैं इसके लिए लूं, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। जब मैं इसको इसके लिए लूंगा तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बदले Q1 आ जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। तो इस केस में अभी क्या दिया आपने, अभी अपने पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है। इट मीन्स दैट मेरे पास जो Q2 होगा वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि मुझे T2 टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते इसको बनाना। ये और पूरा पार्ट इसको मैं कट कर देता हूं। ये देखिए तो अपने पास क्या है, ठीक, चलिए देखते हैं। अब अपने पास फॉर्मूला आ चुका है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। हमको निकालना क्या था, यही निकालना था। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमको कैलकुलेट करना था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला तो ये निकल जाएगा कैसा, ये रहा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, हाउ मच रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज हियर, ये है Q2 है अपने पास, Q2, ठीक है। और वर्क इनपुट का वर्क इनपुट, क्लियर है, ये रहा वर्क इनपुट, क्लियर है। चलिए कितना दिया है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये देखिए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमको दिया गया है 12,000 किलो जूल पर आवर। कितना दिया गया है, 12,000 किलो जूल पर आवर में, ठीक है। ये जो यूनिट है किलो जूल पर आवर में है। वर्क इनपुट किस में है, किलो वाट में है। देखिए पावर इनपुट किस में, किलो वाट में है, और ये किस में है, किलो जूल पर आवर में है। तो मुझे आवर को पहले, ये देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो 12,000 है वो किस में है, किलो जूल पर आवर में है, ठीक है। और ये जो 0.575 है, 0.75 है वो किस में है, ये किस में है, ये किस में है, किलो वाट। किलो वाट मतलब क्या होता है, किलो, और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। ये किलो जूल पर आवर में है,
ये क्या है, किलो जूल पर सेकेंड में है, कुछ मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। इसको भी जूल पर सेकेंड होना चाहिए, तो मैं Q2 को भी किस में निकालूंगा, जूल पर सेकेंड में। Q2 इज नथिंग बट 12,000 एंड आवर को मैं जब कन्वर्ट करता हूँ ना, दिस इज नथिंग बट 3600। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 3600। हाउ मच वी आर गेटिंग, 3.333। हाउ मच वी आर गेटिंग हियर, कितना आया, 3.33। ओके, दिस इज वॉट अवर Q2। किस में आ रहा है, अब ये आ रहा है किलो जूल पर सेकंड में, किलो जूल पर सेकंड में। तो क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं आप लोग को। क्यों निकाला मैं किलो जूल पर सेकंड में, क्योंकि मेरे पास जो वर्क इनपुट है वो भी किलो जूल पर सेकंड में है, सेम यूनिट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो COP निकल के आ रहा है, सॉरी, दिस COP इज नथिंग बट दिस इज वॉट। अब क्या हो जाएगा, ये Q2 अपॉन वर्क इनपुट तो होगा ही, ठीक है, Q2 अपॉन वर्क इनपुट तो होगा ही, बट Q2 का वैल्यू चेंज हो चुका है, 3.33 डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट कितना है, 0.75। हाउ मच इट इज, 0.75। गॉट इट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैं डिवाइड कर देता हूं 0.75 का, तो कितना आ रहा है अपने पास, 4.444। हाउ मच वी आर गेटिंग, दिस इज अवर COP। किसके लिए निकाल रहा हूँ COP हम लोग दो चीज के लिए निकलता है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटर है। दिस इज व्हाट, 4.444। ओके, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्लियर है। अब क्या निकालना है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे समझाया था आपको लोग को कि ये क्या रहता है इवेपोरेटर, ये क्या रहता है कंडेंसर। तो कंडेंसर में हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, देखिए ये इतना हो रहा है, Q1 जा रहा है, तो इसी Q1 को अपने को निकालना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाए। क्लियर है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से। ओके ओके, यहाँ पे मैं निकालता हूँ इसको, ठीक है ना। इसमें देखिएगा क्या निकालना है अपने को। अब मैं यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगा देता हूँ फिर से, ठीक है, मुझे Q1 निकालना है ना। देखिए एनर्जी बैलेंस कैसे लगाता है, एकदम सिंपल है। जो चीज आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। कितना आ रहा है इसमें, Q2 और W। Q2 रेफ्रिजरेटर में आ रहा है, ओके, प्लस W भी आ रहा है रेफ्रिजरेटर में, इसको भी पॉजिटिव। ओके, ठीक है, समझ आया कि नहीं। ओके, तो और जो चीज निकल रहा है उसको इक्वल के साइड में पॉजिटिव लेना है, इक्वल के साइड में प्लस Q1। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या निकालना है, Q1 ही निकालना है ना। तो Q2 प्लस W, Q2 कितना है अपने पास, ये है 3.33 प्लस W इन कितना है, हाउ मच W इन इज हियर। तो W इन हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 0.75 है। 0.75 किस में आएगा, ये किलोवाट में आएगा, और दोनों का यूनिट सेम है। सो वी कैन इजिली एड दिस टू। सो अपने पास जो Q1 निकल के आ गया यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट 3.33 प्लस 0.75 कितना आ रहा है, 4.08 किलो जूल पर सेकेंड में आने वाला है इसका आंसर। क्लियर है कि नहीं, गॉट इट। ओके, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या बोला है, हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर इन किलोजूल पर आवर में निकालना है अपने को। तो इसको मैं क्या करूंगा, आवर में चेंज करूंगा, आवर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसका मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3600 का। गॉट इट। तो यहां से जो मुझे मिल के आएगा, दैट विल बी माई आंसर, फाइनल आंसर। ओके,
सो यहाँ से जो कितना मुझे मिल के आता है देखते हैं। यहाँ पे 4.08 में मल्टीप्लाई करूंगा 3600 का, तो अपने पास आ रहा है 14688, 14688। क्लियर है? कितना आ रहा है? चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। 14688। ओके, 14688 किसमें, अब किसमें आएगा ये? अब ये आएगा किलो जूल पर आवर में, किलो जूल पर आवर में। ये रहा अपना फाइनल आंसर। क्लियर है? तो अपने पास निकल के आ चुका है COP और Q1। सो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो पूरा क्लियर है आप लोग को? अगर कहीं पे भी डाउट आता है, सिंगल डाउट, यू कैन इजिली कॉमेंट, ओके, सो दैट आई कैन सॉल्व योर कॉमेंट। ओके, आई कैन फिनिश योर डाउट। ओके ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन सरल था, क्वेश्चन सरल था, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लेट लग रहा है, बट इफ यू विल ट्राई 2 or 3 times, then easily you can solve it in or within 2 to 3 minutes easily। ओके, 2 to 3 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आराम से। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? प्रैक्टिकली क्या होता है हीट पंप। ओके, चलिए देखते हैं। अ हाउस के बारे में बोला गया। अ हाउस रिक्वायर्स 2 × 10⁵ किलो जूल पर आवर फॉर हीटिंग इन विंटर। मतलब एक घर को, एक हाउस को हमको क्या करना है? मेंटेन रखना है टेम्परेचर से, ठीक है। मतलब उसको गर्म रखना है। मतलब विंटर के दिन में जब ठंड पड़ती है तो क्या काम रहेगा हमारा कि हमें ठंड ना लगे, हमारा कमरा क्या रहना चाहिए? गर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है, एक हाउस है, उसको क्या है? रिक्वायरमेंट है 2 × 10⁵ किलो जूल पर आवर का, ठीक है ना, फॉर हीटिंग इन विंटर। हीट पंप इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम कोल्ड एयर आउटसाइड इन द विंटर, ठीक है, एंड सेंड heat to the house. Okay, work required to operate the heat pump is 3 × 10⁴ kilojoule per hour. Determine heat abstracted from outside, coefficient of performance। दो चीजें बस निकालना है हमको, सेम पिछले की तरह, बट इसमें क्या हो रहा है? थोड़ा देखते हैं, फिगर बनाते हैं अच्छे से, देन वी विल सॉल्व अहेड। ओके, कलर कौन सा है? ओके, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरे पास हाउस। ओके, और अपने पास ये रहा आउटसाइड एटमॉस्फेयर, ठीक है। बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा, मैं सब चीज एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये रहा अपने पास हीट पंप। ओके, चलिए और बना ही देते हैं डायरेक्शन को, किधर से जाता है। हीट पंप में क्या होता है? हीट पंप में जो डायरेक्शन रहता है वो लोअर टेम्परेचर से किधर रहता है? हायर टेम्परेचर की ओर रहता है। ओके, और इसमें क्या होता है? हम लोग को वर्क इनपुट प्रोवाइड करना पड़ता है। बता चुका मैं पहले से, ठीक है। वर्क इनपुट कैसे प्रोवाइड कराते हैं? बाय द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोग क्या कराते हैं? वर्क इनपुट कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें का हायर टेम्परेचर कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, ठीक है। इसमें का लोअर टेम्परेचर कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा। ओके, और क्या? ये क्या रहेगा? ये क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? हीट पंप दिया है, हीट पंप। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, बी केयरफुल अबाउट इट। क्या दिया है यहाँ पे? हीट पंप दिया है। यहां से क्या होता है? हीट एनर्जी जाती है हीट पंप में, यहां से हीट एनर्जी हीट पंप से निकल के किसमें जाती है? इसमें T1 में, ठीक है। तो अब बात आती है, जो अभी मैं जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हीट पंप है ना, उसका काम क्या होता है? हीट पंप का काम क्या होता है? हीट पंप का काम क्या होता है? हायर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, हायर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, हायर टेम्परेचर को क्या करना? मेंटेन करके रखना। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाउस रिक्वायर्स, ये क्या है अपने पास? ये क्या अपने पास? हाउस है। दिस इज आवर हाउस। व्हाट इज दिस? दिस इज हाउस। क्लियर है? हाउस है।
और जो हीट पंप है वो कहाँ से ले रहा है, ये देखिए यहाँ पे आउटसाइड लिखा है, आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि ये एटमॉस्फेयर है बाहर का, घर से बाहर, ये घर से बाहर का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये इट इज व्हाट, इट इज आउटसाइड एटमॉस्फेयर, एटीएम, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। तो देखिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, घर का टेम्परेचर ज्यादा है, हायर टेम्परेचर में है, ठीक है। बट तब भी हमको ठंडा लग रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन हमारे लिए ज्यादा नहीं है, ठीक है, हमें ठंडा लग रहा है ना, हमें और टेम्परेचर चाहिए, हमें और हीट चाहिए हमारे रूम को गर्म करने के लिए। तो क्या करेगा अब, ये जो हीट पंप है यहां से हीट लेगा। अच्छा, इसका हीट तो पहले से कम है ना, इसका टेम्परेचर पहले से कम है, और कैसे हीट ले सकते हैं इससे, और कैसे हीट ले सकते हैं इससे, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए लेट अस कंसीडर यदि T1 अभी सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, T1 हमारे पास क्या है 14 डिग्री है, ठीक है, इतने में तो ठंडा लगेगा ही, ठीक है, ये लीजिए 14 डिग्री है, क्लियर है। और T2 को मैं मान रहा हूँ कितना है, उससे कम है, इट मीन्स दैट ये कितना है, ये कितना है 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये तो कम है ना पहले से, और कैसे हीट लिया जा सकता है। अरे भाई तो इसमें हीट एनर्जी तो है ना, है तो 10 डिग्री सेल्सियस है, देखिए अभी इसमें क्या है, टेम्परेचर मौजूद है, हीट एनर्जी मौजूद है। और इसको और क्या ले सकते हैं, 10 + 2 73, कितना ज्यादा भी टेम्परेचर इसमें बचा हुआ है, इतना 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 ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है, किसमें रहेगा, केल्विन में, यानी कि 283 केल्विन अभी भी हमारे पास टेम्परेचर कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में है। इट मीन्स दैट अभी भी हम एटमॉस्फेयर से हीट ले सकते हैं, क्लियर है। तो हीट पंप वही काम करेगा, हीट पंप क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के जो लो टेम्परेचर में है उस टेम्परेचर से हीट लेगा, क्लियर है। और क्या करेगा, जो हाउस है ना, हाउस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, हाउस में क्या हो रहा है, हाउस में क्या हो रहा है, जो ये हीट एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है यहाँ पे लगातार Q1, और हाउस से लगातार Q1 निकलते जा रहा है। अब ठंड का दिन है तो हमेशा गर्म थोड़ा ना रहेगा, ठीक है, निकलते जाएगा, खत्म होते जाएगा हीट एनर्जी, ठीक है, अंदर का, तो हीट एनर्जी निकलते जा रहा है। तो क्या कर रहा है ये हीट पंप, इस जो पर्टिकुलर हाउस वाला पार्ट है ना, इसको मेंटेन करके रख रहा है, जितना निकल रहा है उतना ये प्रोवाइड कर दे रहा है इसको, हाउस को। तो कोई भी इफेक्ट, कोई भी अंतर नहीं दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे ये मेंटेन है अपना हाउस, ओके। सो दिस इज आल प्रोसेस, ये प्रोसेस समझ आया, ये प्रोसेस, ये तो मैं कंसीडर बस किया था ना, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था कि लोअर टेम्परेचर में भले ही एटमॉस्फेयर है, बट है तो ना टेम्परेचर उसमें, अभी भी हीट एनर्जी उसमें है, क्लियर है। चलिए, तो समझ आया क्या हुआ, यहाँ से हीट लगातार निकल रहा है क्योंकि विंटर है, ठंड का दिन है। अब हीट निकल रहा है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा हमको। मेंटेन करने के लिए मैंने हीट पंप लगाया। हीट पंप क्या कर रहा है, बाहर के टेम्परेचर से बाहर के हीट को हीट पंप अपने को दे रहा है हाउस में, और उसके लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क इनपुट देना पड़ रहा है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, इतना समझ आया कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगा देते हैं। देखिए जो चीज आ रहा है, जो चीज हीट पंप में आ रहा है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, एक साइड में Q2 आ रहा है प्लस W इन आ रहा है, क्लियर है कि नहीं इतना, ओके। अब इक्वल करके जो निकल रहा है उसको पॉजिटिव लूंगा, Q1 निकल रहा है, हीट पंप से निकल रहा है ना, ये देखिए ये हीट पंप था, इसमें ये दोनों आ रहे थे, इससे निकल रहा है, तो इस साइड में इसको पॉजिटिव लूंगा Q1 को, क्लियर है, समझ आया। ये रहा हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, Q2 कितना है, हाउ मच Q2 इज हियर, ध्यान से देखिए, हाउस रिक्वायर्स 2 × 10⁵ किलो जूल पर आवर। हाउस को कितना रिक्वायरमेंट है, ये हाउस है उसको हमेशा Q1 का वैल्यू इतना ही चाहिए, कितना चाहिए Q1 का वैल्यू, ये चाहिए हमको 2 × 10⁵, ठीक है। हाउस को रिक्वायरमेंट इतना 1 घंटे में, कितने, 1 घंटे में, पर आवर में, समझ आया कि नहीं, 1 घंटे में इतना किलो जूल का हीट आना ही चाहिए घर में, तभी ये अपने टेम्परेचर में मेंटेन रह पाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू गिवन है। और देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखिए हीट पंप इज, ठीक है, क्या है, वर्क रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हीट पंप। हीट पंप को चलाने के लिए मुझे वर्क कितना चाहिए, वर्क मुझे जो चाहिए दैट इज नथिंग बट 3 × 10⁴, ओके। किसमें, किलो जूल पर आवर में है, ये भी किलो जूल पर आवर में है। तो आर यू गेटिंग मी, ये समझ आया इतना, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ सारा वैल्यू को। यहाँ पे 3 इंटू 10⁴, ठीक है। Q2 कितना है, Q2 हाउ मच, Q2 का वैल्यू नहीं गिवन है, तो Q2 यहाँ से हमने अपने पास निकल जाएगा। ये देखिए Q2 ओके, Q2 प्लस व्हाट इज W इन, हाउ मच इट इज, दिस इज नथिंग बट 10⁴, ओके, दैट इज इक्वल टू Q1 कितना है अपने पास, 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। So when we solve it, what we get will be Q2। चलिए निकाल लेते हैं इसको। कितना है अपने पास, 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 1 2 3 4 5, इसमें माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 3 इंटू 10⁴, 3 इंटू 1 2 3 4, ओके। कितना मिल रहा है अपने को, 1 7 1 2 3 4, यानी कि 70 इंटू 10⁴, 10⁴ किलो जूल पर आवर में हमको क्या हो रहा है, वैल्यू मिल रहा है। तो इसका Q2 क्या है, व्हाट इज दिस Q2, दिस Q2 इज नथिंग बट हीट एक्सट्रैक्टेड। ये क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो हीट मैं ले रहा हूँ हीट पंप के लिए, जो निकाल रहा हूँ, जो क्या कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, वही क्या है, वही मेरा Q2 है। तो यही, इसी को पहला आंसर निकालना था हमको। ये देखिए, तो फर्स्ट आंसर हमारा निकल चुका है। क्लियर है, ओके। क्या निकालना नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ये, जस्ट पीछे में मैं करवाया था, ठीक है। व्हाट इज COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ किसका निकालना, हीट पंप। तो हीट सबके लिए, चाहे हीट पंप हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओके, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट या फिर पावर इनपुट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। अरे भाई देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे हाउस को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए कौन सा हीट चाहिए, ये वाला हीट तो काम कर रहा है ना, इतना हीट आना ही चाहिए। मतलब ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बनेगा। तो ये कितना है, 2 इंटू 10⁵। क्लियर है, किसमें है, किलो जूल पर आवर में, तो नीचे भी किलो जूल पर आवर रहना चाहिए। वर्क इनपुट कितना है, 3 इंटू 10⁴, है कि नहीं किलो जूल पर आवर में, यस, दिस इज इन किलो जूल पर आवर। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, यहां से कट जाएगा, 20/3 आएगा इसका, ठीक है। कितना आएगा, 20/3, 20/3। देन व्हाट वी आर गेटिंग, 6.666। हाउ मच वी आर गेटिंग, 6.666। will be there any unit, no unit, okay, this is COP। तो COP का कोई भी यूनिट नहीं होगा यहाँ पे। इतना क्लियर है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है इसका, ये रहा अपना आंसर। क्लियर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। चलिए इसको रहने देते हैं, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। तो समझ आया आप लोग को, कुछ ऐसा सॉल्व करना था। देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन था, जस्ट पिछले जैसा, सेम फॉर्मूला, ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट अलग था। थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकल नॉलेज देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं इसको, क्या बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 2 Carnot engines work in series between the source and sink, temperature of 550 Kelvin and 350 Kelvin, okay. If both engines develop equal power, okay, equal power, determine the intermediate temperature। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर के थ्रू समझेंगे तभी हमको अच्छे से समझ आने वाला है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब 2 इंजन है हमारे पास, 2 Carnot इंजन है। Carnot का मतलब सिंपल सा होता है मैक्सिमम वर्क प्रोवाइड करेगा ये इंजन, ठीक है। एक सोर्स है, सिंक है और 2 Carnot इंजन, ठीक है। मैं सबको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, सोर्स है। क्लियर है, देन वी हैव एन इंजन, ये रहा अपने पास, एक इंजन रहा। दूसरा इंजन भी आएगा अपने पास, और एक क्या आएगा, एक आएगा अपने पास, क्या चीज, सिंक। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। ये रहा, इसको मैं अच्छे से जमा देता हूं सब चीज को, ध्यान से देखिएगा। ये कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये कहीं यहाँ पे आएगा, ओके। देन
दिस विल समवेयर हियर, समवेयर हियर, ओके, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, जो ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ हीट इंजन 1, ये हीट इंजन 1 है, क्लियर है, फर्स्ट के लिए। ये हीट इंजन दूसरा है, दूसरा हीट इंजन है, ये क्लियर है, ओके। ये कौन सा टेम्परेचर है? सोर्स टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? सोर्स टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक और टेम्परेचर पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे एक और छोटा सा टेम्परेचर पार्ट ले लेता हूं मैं। कौन सा? जो ये वाला हीट इंजन जिसमें हीट को रिजेक्ट कराएगा, कौन सा? देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए ये देखिए, यहां से मेरे पास हीट नीचे की ओर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हीट इंजन के केस में जो हीट फ्लो कहां से होता है? हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की होता है। तो ये देखिए, हायर टेम्परेचर से आ रहा है धीरे धीरे, तो लोअर टेम्परेचर की ओर आ रहा है। अब यहाँ पे हीट इंजन से वर्क डन मिलेगा, ठीक है, वर्क डन मिलेगा, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पार्ट में, ओके, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे जो Q1 है वो हीट इंजन में आ रहा है, ठीक है, और ये जो Q2 है वो क्या हो रहा है? हीट इंजन में, हीट इंजन से रिजेक्ट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए अब क्या होगा? यही जो हीट है, ये पर्टिकुलर हीट अमाउंट, ये अमाउंट फिर से दूसरे वाले हीट इंजन में आएगा। ये रहा। अब यहाँ कोई Q3 नहीं आ जाएगा, ओके। सेम अमाउंट ऑफ हीट विल इंटर इनटू द हीट इंजन 2। क्लियर है? देन व्हाट हैपेंस? देन सॉरी दिस विल नथिंग, दिस इज 2, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज 2, ठीक है। फिर क्या होगा? लास्ट कंडीशन में क्या होगा? यहां से हीट रिजेक्शन होगा। क्यों होगा हीट रिजेक्शन? क्योंकि यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वर्क होगा, ओके, ओके, कुछ वर्क देगा ये हीट इंजन हमको, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। इसको मैं मान रहा हूं Q3। गॉट इट? सॉरी दिस इज, ओके, ये क्या रहेगा? Q3। डन। इतना क्लियर है? ये समझ आया होगा आपको क्या किया मैंने यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, एक बार और मैं समझा देता हूँ अच्छे से। इसको मैं T2 मान लिया, इसको मैं T3। यहाँ से जो वर्क मिलेगा मैं उसको वर्क 1 मान रहा हूँ, यहाँ से जो वर्क मिलेगा उसको वर्क 2 मान रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। देखिए क्या, ध्यान से देखिए क्या किया हम लोगों ने। क्या होता है हीट इंजन में? पहले वाले हीट इंजन की बात करूं मैं, पहले वाले हीट इंजन की, तो क्या करेगा? सोर्स से हीट को लेगा, सोर्स टेम्परेचर से। ये क्या है? ये अपने पास ये सोर्स है ना, ये सोर्स है, सोर्स है। क्लियर है? तो सोर्स से टेम्परेचर को लेगा, सॉरी, सोर्स से हीट एनर्जी आएगा इसमें, कुछ अमाउंट ऑफ हीट, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा ये, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब वो हीट रिजेक्शन कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट टेम्परेचर पे चला जाएगा, नेक्स्ट सिंक पे चला जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा? यही अमाउंट ऑफ हीट, दो इंजन लगा है, दो इंजन वाले केस में क्या होगा कि ये अमाउंट ऑफ, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ पे आया है, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे आया है, वही अमाउंट ऑफ हीट हीट इंजन 2 में चला जाएगा। हीट इंजन 2 में चला गया, सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Q3 मत ले लेना इसको, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ हीट आने वाला है, और सेम अमाउंट ऑफ हीट जैसे ही इसमें आया, इसने फिर से वर्क डन किया, और क्या हो गया? फिर से हीट रिजेक्शन हो गया, फिर से हीट रिजेक्शन हो गया। क्या इतना ही रिजेक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें से आधा को मैंने क्या कर दिया? वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो रिजेक्शन होगा वो डेफिनेटली कम होगा इसकी तुलना में। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, इफिशियंसी ऑफ वर्क डन कितना होने वाला है। देखिए इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्टली फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला को नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको डेरिवेशन करके बता रहा हूँ कि कैसे आता है, देन आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले वाले के लिए इफिशियंसी कितना होगा? इफिशियंसी क्या होता है? हीट इंजन की इफिशियंसी, हीट इंजन की इफिशियंसी होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय Q सप्लाइड, Q सप्लाइड टू द इंजन। इंजन को कितना सप्लाई हो रहा है पहले वाले में? Q1 सप्लाई हो रहा है, Q1। क्लियर है? अच्छा ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे दूसरे वाले केस में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे W2 मिल रहा है। कौन से टेम्परेचर पे, कौन से हीट सप्लाई हो रहा है? कितना हीट सप्लाई हो रहा है? तो ये हो रहा है Q2 हीट सप्लाई हो रहा है, Q2 हीट सप्लाई हो रहा है। कौन से टेम्परेचर से सप्लाई हो रहा है? तो T2 टेम्परेचर से सप्लाई हो रहा है।
आर यू क्लियर विद दिस थिंग? समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया कॉर्नोट इंजन का यूज। यहाँ पे जो इसने बोला है ना कॉर्नोट शब्द, ये जो कॉर्नोट वर्ड है इसका बहुत ही बड़ा मीनिंग है। कॉर्नोट वर्ड जैसे ही आ गया, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन में जब कभी भी कॉर्नोट वर्ड आएगा, जब कभी भी कॉर्नोट वर्ड आएगा, ठीक है, कॉर्नोट वर्ड, तो कॉर्नोट वर्ड का मीनिंग सिंपल से ये हो जाएगा कि इफिशियंसी जो है टेम्परेचर का भी फंक्शन हो जाएगा। और टेम्परेचर के टर्म में मैं इफिशियंसी को कैसे लिखता हूँ हीट इंजन के लिए? ये होता है T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई वॉट? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। दिस इज अवर वॉट? दिस इज अवर इफिशियंसी फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशन। ओके, फॉर दिस कंडीशन। तो दूसरे वाले कंडीशन के लिए क्या हो जाए फिर? दूसरा वाला कंडीशन भी तो कॉर्नोट हीट इंजन है ना, तो दूसरे वाले कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। और टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो ये होगा T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई वॉट? डिवाइडेड बाई वॉट? डिवाइडेड बाई T2। टेम्परेचर का फंक्शन हो जाता है जब कभी क्वेश्चन में क्या हो जाए? कॉर्नोट शब्दों के यूज हो जाए, कॉर्नोट वर्ड का यूज हो जाए। तो कॉर्नोट का मतलब सिंपल से यही होता है कि इफिशियंसी जो है टेम्परेचर का फंक्शन हो जाता है। अगर ये कॉर्नोट नहीं बोलता, सपोज अगर कॉर्नोट नहीं बोलता, केवल इंजन बोलता, तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकता था। क्लियर है? इन दोनों फॉर्मूले का यूज नहीं करता मैं, लेकिन अभी कॉर्नोट का यूज हो रहा है। इट मींस दैट आई विल यूज दिस, आई मस्ट यूज दिस। ओके, तो समझ आया होगा आपको इतना? ठीक है, डायरेक्टली टेम्परेचर का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो यहाँ पे जब मैं ना एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाऊंगा तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा कितना? Q1 माइनस Q2। कितना आएगा? Q1 माइनस Q2, और डिवाइड में कितना पहले से? Q1 है। क्लियर है? मैंने आपको वर्क एनर्जी एप्लीकेशन सिखा दिया कैसे लगाना रहता है। जो आ रहा है उसको एक साइड में पॉजिटिव, जो निकल रहा है उसको अगले साइड में पॉजिटिव करना रहता है। वर्क टू कितना आएगा? Q2 माइनस Q3। ये कितना आएगा? Q2 माइनस Q3, Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई Q2, Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई Q2। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया? क्या आ गया अपने पास आ चुका है क्या चीज? फॉर्मूलाज। इफिशियंसी का अपने पास फॉर्मूला आ चुका है इतना सारा। इफिशियंसी के 4 फॉर्मूले आ चुके हैं। इफिशियंसी 1 अलग है, इफिशियंसी 1 2 फॉर्मूला आ गए इफिशियंसी 1 के लिए, 2 फॉर्मूला आ चुका है इफिशियंसी 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले वाली इफिशियंसी को लेता हूं, दोनों के पहले वाली इफिशियंसी को लिया और इक्वल कर दिया दोनों को। ठीक है, क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये रहा, देखिए पहले वाले के ले रहा हूँ। ठीक है, पहला किसको ले रहा हूं मैं? पहले वाली इफिशियंसी को ले रहा हूं यहाँ पे। तो जो मेरे पास क्या है वहां पे, देखिए W1 अपॉन Q1। ठीक है, W1 अपॉन Q1। ठीक है, W1 अपॉन Q1 कितना आया था अपने पास यहाँ पे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना आया था? यह आया था Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, एंड इसी को मैं किसके बराबर लिख सकता? देखिए इफिशियंसी और किसके बराबर है? इफिशियंसी और बराबर है T1 माइनस T2 अपॉन T1। किसके बराबर है? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई किसके? डिवाइडेड बाई T1 के, डिवाइडेड बाई T1 के। तो इतना क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब W1 यहाँ से निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। W1 इज इक्वल टू वॉट? W1 इज इक्वल टू वॉट? Q1 इंटू T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। क्लियर है? T1 माइनस T2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से, ये जो Q1 है, ये जो Q1 है, इसको मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ? एनर्जी बैलेंस से इसको मैं लिख सकता हूँ समथिंग लाइक दिस। जो Q1 होगा ना, Q1 होगा वो होगा Q2 प्लस W, Q2 प्लस W। क्लियर है? ये होगा Q2 प्लस W। ओके, T1 माइनस T2। क्लियर है? ये रहा अपने पास, इतना आ चुका है अपने पास। ठीक है, W का फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं और फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये W1 है। ठीक है, W1 है, तो जब इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? W1 इज इक्वल टू, ये मिलेगा Q2 इंटू दिस आल T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1। ओके, और क्या मिलेगा? अपने पास W का, W प्लस में आ जाएगा W1
ओके, W1 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1। सो व्हाट, इस W वाले पार्ट को मैं इस साइड लाऊंगा और जब कॉमन कॉमन निकलेगा दोनों में से, ठीक है, तो ये हो जाएगा W1 कॉमन निकल गया, ये बचेगा 1 माइनस T2 माइनस T1 अपॉन T1। ठीक है, देखिएगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं अपने से कर रहा हूँ इधर से। ये रहा इतना, इस साइड में क्या बचेगा, Q2 T2 माइनस T1 अपॉन T1, T2 माइनस T1 अपॉन T1। तो दिस विल बी हैपन, यहाँ से W1 कितना निकलेगा, W1 यहाँ से देखते हैं, T1 यहाँ पे आ जाएगा, और क्या होगा, T1 ये प्लस T1 आएगा, प्लस T1 आएगा, माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा दैट इज नथिंग बट T2 अपॉन, यहाँ पे कितना आएगा, T2 अपॉन T1। आर यू गेटिंग मी और नॉट, आर यू गेटिंग मी और नॉट। देखिए प्रूव कर रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, वरना इसका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दिया हूं इस बार का वो एकदम रद्दी क्वेश्चन है। एट द लास्ट पॉइंट आई विल टेल यू कैसे, ठीक है, कैसे में। ये देखिए यहाँ से T1 कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल हो गया ना, तो कुल मिला के अपने पास जो W निकल के आया ना, W इज नथिंग बट Q2, ओके, देखिए Q2 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई हाउ मच, दिस T2 विल कम इन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ चुका है, ये देखिए W1 का आ चुका है अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, सेम यहाँ पे जब मैं W2 के लिए यूज करूंगा, सेम यहाँ पे मैं W2 के लिए यूज करूंगा, आप लोग करके देखिएगा। ओके, जब मैं यहाँ पे W2 के लिए यूज करता हूं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आता है ना, दैट इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस। देखिएगा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब ये T2 नहीं रहेगा, T2 को मैं यहाँ पे ला चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, T2 को मैं यहाँ पे ला चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस T2 को मैं यहाँ पे ला चुका हूँ अब, ठीक है, ये रहा मेरे पास, ये फाइनल आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है, W का। ओके, तो जब मैं W2 के लिए निकालता हूँ, ठीक है, W2 के लिए जब मैं निकालूंगा ना तो ये कुछ ऐसा आएगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको। ये देखिए W2 जो आएगा वो आएगा Q2 T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T2, गॉट इट। ये इसका एक्सप्रेशन निकल गया है किसका, W2 का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा निकल के आने वाला है। क्लियर है, ये रहा W1 का एक्सप्रेशन कुछ ये है और W2 का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोला इसने, both engines develop equal power, what is the meaning of this thing। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि W1 जो पावर निकल रहा है 1 के द्वारा वो बराबर है किसके, W2 के। सेम वर्क डन हो रहा है दोनों इंजन के द्वारा। ओके, तो W1 कितना है अपने पास, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए Q2 इंटू दिस कितना आया, Q2 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई T2। क्लियर है, गॉट इट। यहाँ पे जो आ रहा है इसका जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T2। क्लियर है, यहाँ से T2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Q2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आई विल गेट T2 माइनस T1, ओके, T2 माइनस T1 दैट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T3। यहां से मैं T3 को इस साइड ले आता हूं, ठीक है, गेटिंग मी और नॉट। 1 मिनट, कहां पे गलती कर रहे हैं हम लोग, यहां से तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, यहां से तो ऐसा नहीं आएगा, ओ नो, देखिए क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 to 2 आएगा कि 2 to 1। ओ देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी गलती की है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ से हम लोग गलती करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या था अपने पास, T1 माइनस T2 अपॉन T1 था, तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। ओके, T1 माइनस T2 रहेगा, T1 माइनस T2 रहेगा। सो बी केयरफुल, देखिए एक गलती और
पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, ये रहेगा T1 माइनस T2। क्या रहेगा ये? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ऑल जितने भी जगह हैं, जितने भी प्लेस हैं, सबके जगह क्या रहेगा? T1 माइनस T2 रहेगा। क्या रहेगा? सबको मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, T1 माइनस T2। सॉरी फॉर दैट, इट इज वेरी बिग मिस्टेक। ओके, सो मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मत करना। आप लोग करोगे तो आप लोग के 2 नंबर खत्म। क्या हो जाएगा? 2 नंबर खत्म। और आप लोग को पता भी नहीं पड़ पाएगा क्यों हुआ खत्म। ठीक है, ये रहेगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। सो व्हाट विल बी दिस? T1 माइनस T2। तो यहाँ पे भी जो आएगा अपने पास, क्या आएगा? यहाँ पे भी आएगा। देखिए कितना सारा गलती सब जगह। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट इट यार। ठीक है, ये रहेगा T1 माइनस T2। सो दिस विल बी T1 माइनस T2। अब आएगा फाइनल आंसर अपना। देखिए T1 को T1 रख दिया मैं यहाँ पे, T2 को मैं उस साइड ले गया, T3 को मैं इस साइड लाया, ये आ गया प्लस T3। ओके, कुछ नहीं किया, बस अब बैलेंस कर दिया मैं, T2 प्लस T2। दिस विल बी 2T2 and finally what I will get? T2 is nothing but T1 plus T3 divided by 2 देखिए इस छोटे से एक्सप्रेशन को लाने के लिए मुझे कितना लंबा दौड़ना पड़ा है रेस में। ठीक है, ये देखिए एक छोटे से एक्सप्रेशन के लिए, इसीलिए तो बोला जाता है कि फाइनल की अगर आपको याद हो जाए, फाइनल आंसर आपको याद हो जाए, फाइनल फॉर्मूला याद हो जाए ना, तो पूरा क्वेश्चन बन जाता है। अगर यही फाइनल फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, ठीक है, तो हमको पूरा प्रोसीजर करना पड़ता। अब हमारे पास आ चुका फाइनल फॉर्मूला। अगर मैं इन सारी चीजों को भुला के, इन जितने भी एक्सप्रेशन अभी मैंने किया, इन सब को भुला के केवल फाइनल फॉर्मूला याद रखता हूँ ना, तो देखना मेरे पास कैसे क्वेश्चन चुटकियों में बनता है। देखिएगा, देखिए अब मेरे पास T2 ही निकालना है ना, फाइनल टेम्परेचर ही निकालना है क्वेश्चन में। तो T1 का वैल्यू क्या मुझे गिवन है? देखिए ध्यान से, क्या मुझे T1 का वैल्यू गिवन है? ये देखिए 550। T1 का वैल्यू मुझे गिवन है 550 केल्विन। कितना है? 550 केल्विन में है। गॉट इट? T1 का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। देन सिंक का टेम्परेचर 350। सिंक कौन सा है? ये वाला सिंक अपना। ठीक है, इसको मत मान लेना सिंक, अपना जो एक्चुअल सिंक है वो ये है 350 केल्विन। गॉट इट? तो देखिए T1 का वैल्यू भी पता है, T3 का वैल्यू भी पता है। तो देखिए मुझे फाइनल एक्सप्रेशन अगर याद हो जाता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूंगा T2। T2 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 550 प्लस हाउ मच? 550 प्लस 350। ओके, 350 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनली मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा, दैट इज व्हाट? 005510 053819। कितना आ रहा है? 900 डिवाइडेड बाय 2। सो T2 इज इक्वल टू 250 केल्विन। 250 केल्विन। तो डिड यू गेट मी? मैंने जो समझाया, मैंने जो एक्सप्रेशन किया, आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। मैं यही उम्मीद करके चलूंगा आगे। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे नहीं आया। क्लियर है? तो ये रहा T2 का फाइनल आंसर। देखिए अब चलिए एक समय के लिए आप ये बता दीजिए, भूल जाइए। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन भूल जाइए, क्या किया मैंने किया, इतना सारा झंझट। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या किया, क्या दिया है? दो इंजन दिया है, सिंक का टेम्परेचर दिया है, सोर्स का टेम्परेचर दिया है, मुझे निकालना क्या है? इंटरमीडिएट टेम्परेचर। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहता है ना, ऐसे T2 यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहता है ना, जो T2 होता है ना, दैट इज क्या होता है? T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 2। T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 2 अगर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद हो गया ना, तो कितना सरलता से यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे और T2 का वैल्यू हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो एक्सप्रेशन करने का मेरा मतलब, ठीक है, सिर्फ इतना तक कि आपको बताना था T2 का वैल्यू कितना आता है एक्सप्रेशन के थ्रू। आप लोग को एक्सप्रेशन नहीं करना है, वहां पे रट के जाना है, दिमाग में बैठा लीजिए इस फॉर्मूले को। ठीक है, तुरंत बनेगा, वहां पे सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं रहता आपके पास।
ठीक है। तो कम समय में हमको गेट का सॉल्यूशन करना है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या गिवन है, 300 किलो जूल पर सेकेंड ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ कॉन्स्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर of 290 degree Celsius to a heat engine. Okay, the heat rejection takes place at 8.5 degree Celsius. The following results were obtained: 215 kilojoule per second are rejected, 150 kilojoule per second are rejected, 75 kilojoule per second are rejected. Classify which of the result report a reversible cycle और irreversible cycle और impossible cycle। क्या साइकिल? impossible cycle। ओके, तो चलिए इसके लिए प्रॉपर फिगर बनाते हैं। देखिए क्या गिवन है हमको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो हीट है क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है कहाँ पे, कहाँ से, एट कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर से। तो मैं कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए क्या बनाता हूँ, सोर्स बना लिया मैंने। क्या है ये, T1 टेम्परेचर पे मेंटेन है और ये क्या है, सोर्स है। यहाँ से क्या हो रहा है, हीट का सप्लाई हो रहा है। हीट का सप्लाई हो रहा है, किस में हो रहा है, किस में हो रहा है कि हीट इंजन में हो रहा है। ये देखिए हीट इंजन मैंने बना दिया यहाँ पे, क्लियर है इतना, हीट इंजन में हीट का सप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, तो ये हीट यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से हीट क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। क्लियर है, देखिएगा आई विल एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो नो नीड टू वरी। यहाँ से हीट इंटर कर रहा है इंजन में, यहाँ से इंजन से हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, एंड फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग अ वर्क आउटपुट। ओके ओके, दिस टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट T2। फ्रॉम हियर Q1 amount of heat is supplied to the heat engine. Okay, next Q2 amount of heat is rejected from the heat engine and W amount of work is ठीक है extracted by us। ठीक है, मतलब इंजन हमको दे रहा है, हम इंजन से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इससे। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया होगा इतना आपको। चलिए अब देखते हैं ध्यान से, ये जो टेम्परेचर है T1 वो 290 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन है। ये जो T1 है दैट इज नथिंग बट 290 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड नथिंग बट, एंड दिस इज नथिंग बट हाउ मच केल्विन। अगर इसमें मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं देन दैट इज नथिंग बट 290 प्लस 273। हाउ मच, 273। ओके, सो 563 केल्विन में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, सॉरी यह आ जाएगा 563, कितना, 563 केल्विन। गॉट इट अप। ओके, T2 की बात यहाँ पे चल रही है। T2 का टेम्परेचर कितने में मेंटेन्ड है, ये है, ये रिजेक्शन है इसका, ये वाला पार्ट कितना है, 8.05, सॉरी 8.5, किसमें, 8.5 in degree Celsius, in degree Celsius. Then when we will convert it in Kelvin, then what we get 8.5 plus 273, that is nothing but 281.5। कितना आ रही है, 281.5। क्लियर है, इन विच यूनिट, केल्विन में आ रहा है। ओके, तो इतना समझ आ गया होगा आप लोग को। ये जो W है, W कितना होगा, W नथिंग बट Q1 माइनस Q2। दिस इज व्हाट Q1 माइनस Q2। कहाँ से आएगा, ये एनर्जी बैलेंस करेंगे तब आएगा, और मैं वो आप लोग को सिखा चुका हूँ। क्लियर है, सो मैं अगेन एंड अगेन तो सिखाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग को खुद यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे लग रहा है एनर्जी बैलेंस। ओके, जो इंटर करेगा उसको पॉजिटिव लेना है और जो निकलेगा उसको भी पॉजिटिव अगले साइड में लेना। ओके, तो चलिए देखिए क्या है अब यहाँ पे, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड। ठीक है, इतना रिजेक्ट हो रहा है। देखिए
यहाँ पे हीट सप्लाइड मुझको दिया गया है, देखिए Q1 इज गिवन। यहाँ पे मुझे सॉरी व्हाट इज दिस इज Q1 इज गिवन। क्या गिवन है? Q1। ओके, कितना है? 300 किलो जूल पर सेकेंड। 300 किलो जूल पर सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? जूल पर सेकेंड को मैं वाट लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, मैंने जूल पर सेकेंड को डायरेक्टली क्या लिखा है? यहाँ पे वाट लिख दिया है। तो Q1 गिवन है, तो क्या करना है अब? ये देखिए हमको 3 कंडीशंस गिवन है। क्या है 3 कंडीशंस? यहाँ पे क्या है? गिवन है। ओके, कौन कौन सा? सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन अपना है कि Q जो रिजेक्शन हो रहा है Q2 दैट इज नथिंग बट दिस इज 215 किलो जूल पर सेकेंड। इट मीन्स दैट 215 किलोवाट हीट रिजेक्टेड इज दिस मच। क्लियर है? तो पहले केस के लिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द रिजल्ट रिपोर्ट रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल और इम्पॉसिबल साइकिल। तो यहाँ पे जान लीजिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। पहले इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है? यहाँ से चलिए इस वाले पार्ट को पहले यहाँ से खत्म किया जाए। ओके सॉरी, इस वाले पार्ट को खत्म कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। हो गया, ठीक है? चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रिवर्सिबल साइकिल है, इरिवर्सिबल साइकिल है, इम्पॉसिबल। क्या होता है? व्हाट दिस ऑल इज। तो देखिए रिवर्सिबल कब होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्लॉसियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? क्लॉसियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। क्लॉसियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। तो क्या बोलता है? इनइक्वालिटी, ठीक है? क्लॉसियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोलता है हमको? दिस टेल्स दैट जो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी होगा, डेल क्यू बाई टी दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये बोलता है क्लॉसियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। अब ध्यान से देखिएगा, इसका 3 केस बनता है। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है? जो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी है, इट मीन्स दैट दिस। ओके, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी यदि छोटा है, ठीक है, इफ लेस देन 0। सेकंड केस क्या बनता है? सेकंड केस बनता है इफ साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी is equal to 0। and third condition is what? third condition is nothing but, यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन निकल के आता है ना, दैट इज डेल क्यू बाई टी, ठीक है? डेल क्यू बाई टी, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यदि इफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0, देन व्हाट कैन आई से? दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा है? इरिवर्सिबल साइकिल। गॉट इट? यहाँ पे साइकिल की बात कर रहे हैं तो साइक्लिक प्रोसेस लिख दिया हो मैं डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए साइक्लिक प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल साइकिल होने वाला ये वाला। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो दिस इज नथिंग बट रिवर्सिबल साइकिल। हाउ टाइप? रिवर्सिबल साइकिल। गॉट इट? एंड थर्ड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज नथिंग बट इम्पॉसिबल साइकिल। कैसा साइकिल है ये? इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा साइकिल कभी। क्लियर है? ऐसा कोई साइकिल पॉसिबल नहीं है जिसमें डेल क्यू बाई टी का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए। ओके, तो ये 3 कंडीशन है। अब हमको देखना है कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो कैसा कंडीशन है। चलिए सबसे पहला क्या दिया हमको? सबसे पहले में, ठीक है, सबसे पहले में क्या दिया है? क्यू का जो वैल्यू दिया है, क्यू रिजेक्शन यानी कि Q2 का वैल्यू दिया है, ठीक है? क्यू रिजेक्शन जो दिया है, क्यू रिजेक्शन जो गिवन है हमको, दैट इज व्हाट? 215 गिवन है। ओके,
215 किलोवाट। ओके, और Q1 तो सबके लिए सेम है, तीनों केस के लिए। Q1 कितना है हमारे पास? Q1 है अपने पास, Q1 है 300 किलोवाट, 300 किलोवाट। क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्लॉसियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी लगाता हूं। ठीक है, देखिए क्लॉसियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोलता है, यहां से ध्यान से देखिए। Q बाई टी, डी क्यू बाई टी मतलब क्या? Q बाई टी। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो हीट इंजन है, हीट इंजन में Q1 क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। जो इंटर करेगा उसको मैं पॉजिटिव लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं? पॉजिटिव। क्लियर है? जो इंटर करेगा हीट इंजन में उसको पॉजिटिव लूंगा। तो Q1 इंटर कर रहा है कौन से टेम्परेचर से? T1 टेम्परेचर से। कौन से टेम्परेचर से? T1 टेम्परेचर से। यानी कि Q1 बाई टी क्या होगा? पॉजिटिव होगा मेरे पास। मुझे मुझे क्या निकालना है? डेल क्यू बाई टी ही निकालना है ना। डेल क्यू बाई टी मतलब क्या? तो मैं चलिए यहाँ पे देखता हूँ ध्यान से। ये देखिए, जो डेल क्यू बाई टी होगा पहले कंडीशन के लिए, ठीक है, डेल क्यू बाई टी, इस साइक्लिक का मतलब क्या होता है? इस साइकिल का मतलब होता है समेसन। जितना भी डेल क्यू बाई टी है सबको मैं जोड़ देता हूँ। एक हो रहा है Q1 बाई टी। अभी मैंने देखा जो Q1 बाई टी है ना, वो क्या हो रहा है? इंटर कर रहा है हीट इंजन में, यानी कि इसको मैं लूंगा पॉजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट, और कुछ हो रहा है क्या? यस, इस हीट इंजन से Q2 निकल भी रहा है। निकल रहा है उसको मैं क्या लूंगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो माइनस में आ जाएगा, माइनस Q2। कौन से टेम्परेचर पे जा रहा है ये? कौन से टेम्परेचर पे? T2 टेम्परेचर पे। ओके, ये कौन से टेम्परेचर से आ रहा था? 1 टेम्परेचर से। और कोई क्यू है क्या? और कोई हीट है क्या यहाँ पे? और कोई हीट है क्या? नहीं है। बाकी वर्क है, तो वर्क को नहीं लेना है यहाँ पे। ओके, ये दोनों बस को लेना है हमको। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q1 बाई टी, Q1 कितना है? 300। ठीक है, 300। ओके, 300 किलोवाट में आएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाई T1। हाउ मच T1 इज हियर? T1 इज नथिंग बट देखिए यहाँ पे ध्यान से 563 केल्विन में लेना। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो T1 है, यहाँ पे जो क्लॉसियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी में जो हम लोग T1 T2 लेते हैं, जितने भी टेम्परेचर लेते हैं, सब के सब क्या रहते हैं? केल्विन में रहते हैं। ओके, केल्विन में। तो यहाँ पे केल्विन लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, 563 माइनस व्हाट इज Q2? 215। कितना है ये? 215। ओके, डिवाइडेड बाई हाउ मच T2 इज हियर? T2 इज हियर 281.5। 281.5। क्लियर है? तो इसको मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा, व्हेन आई सॉल्व दिस, ठीक, सॉरी, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस, ओके, देन व्हाट आई गेट? ये देखिए 300 डिवाइडेड बाई 563, ओके, माइनस 215 डिवाइडेड बाई 281.5। क्लियर है? ओके, तो ये देखिए कितना आ रहा है अपने पास? माइनस 0.23। हाउ मच वी आर गेटिंग हियर? माइनस 0.23, माइनस 0.23। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? इसका सीधा सा मतलब ये है, ये अपने पास जो माइनस में आ गया आंसर, किस में आ गया है? माइनस में। यानी कि इट मीन्स दैट दिस माइनस टर्म इज लेस देन जीरो। इट मीन्स दैट जो मैंने साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी निकाला और इसका जो वैल्यू आया वो माइनस में आ रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज लेस देन जीरो। और जब जब लेस देन जीरो होता है, तो मैंने क्या बता दिया? जस्ट पीछे बताया। क्या बताया मैंने यहाँ पे? जब जब लेस देन जीरो होगा, व्हेन वी गेट डेल क्यू बाई टी एज जीरो, देन व्हाट कैन आई से इट एज इररिवर्सिबल साइकिल। यहाँ पे जो साइकिल होगा, इस कंडीशन में जो साइकिल होगा, दैट इज नथिंग बट इररिवर्सिबल साइकिल। सॉरी, क्या होगा? इररिवर्सिबल साइकिल होने वाला है। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? ओके,
तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, बहुत इंजॉय कर रहे होगे आप लोग। ऐसे ही बने रहिए। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है मेरा तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, ओके, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। 150 किलो जूल पर सेकेंड आर रिजेक्टेड। अब यहाँ पे बदल गया, रिजेक्शन बदल चुका है। Q2 जो अब यहाँ पे है, जो Q2 का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट 150 किलो जूल पर सेकेंड। कितना था वहां पे, अभी देखे थे हम लोग 150 किलो जूल पर सेकेंड। और किलो जूल पर सेकेंड को क्या लिखता हूँ मैं, किलो वाट लिखता हूँ। क्लियर है, गॉट इट। Q1 चेंज नहीं होने वाला है, Q1 तो सेम रहेगा, ओके, Q1 सेम रहेगा। Q1 कितना है 300। Q1 के बारे में कोई कमेंट नहीं किया उसने, तो ये जस्ट सेम रहेगा, ओके, गॉट इट। अब यहां पे निकालते हैं डेल क्यू बाई टी, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी, ओके ओके। क्या आने वाला है, यहां पे भी सेम देखिए यहां पे भी सेम आएगा ना। Q1 क्या कर रहा है, हीट इंजन में इंटर कर रहा है, पॉजिटिव आएगा, ओके। तो Q1 वाला पार्ट पॉजिटिव आ गया। Q1 कौन से टेम्परेचर से इंटर कर रहा है, T1 टेम्परेचर से आ रहा है, तो पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव, क्योंकि ये हीट इंजन से रिजेक्ट हो रहा है, Q2 कौन से टेम्परेचर पे जा रहा है रिजेक्ट होके, T2 टेम्परेचर पे जा रहा है, ओके। सारा चीज यहाँ पे क्लियर है। T1 का वैल्यू सेम रहेगा, T2 का वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे जो चेंज हुआ है ना दैट इज नथिंग बट Q2। तो सारा वैल्यू सेम का सेम पुट करते हैं। यहाँ Q1 का वैल्यू है 300, दिस इज नथिंग बट 563, ओके 563, माइनस Q2 इज हाउ मच, Q2 इज यहाँ पे चेंज हो चुका है 150 हो चुका है, क्लियर है। डिवाइडेड बाई कितना, T2 का वैल्यू कितना है अपने पास 281.5, गॉट इट, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको। सी हियर 300 डिवाइडेड बाई 563, 300 डिवाइडेड बाई 563, क्लियर है। माइनस कर देना, माइनस किसको करना है, दैट इज 150 डिवाइडेड बाई 2815, क्लियर है। दिस इज थिंग। कितना आया अपने पास, कितना देखिए ध्यान से, जीरो आ रहा है, ओके। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो आ रहा है। इट मीन्स दैट जीरो किसके बराबर हो गया, जीरो के ही बराबर हो चुका है ये। तो क्या शो कर रहा है आखिर ये, तो जरा देखते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, रिवर्सिबल साइकिल है। जब डेल क्यू बाई टी जीरो हो जाए, जब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी क्या आ रहा है यहाँ पे, जीरो। तो जब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सो व्हाट डिड आई से इट, विच टाइप ऑफ कंडीशन इज दिस, कौन से टाइप का कंडीशन है ये है अपना रिवर्सिबल साइकिल का कंडीशन। साइकिल कैसा रहेगा, तो साइकिल कैसा रहेगा यहाँ पे, रिवर्सिबल साइकिल होने वाला है, गॉट इट, ओके। चलिए थर्ड का कंडीशन देखते हैं। 75 किलो जूल पर सेकेंड आर रिजेक्टेड। थर्ड कंडीशन इज व्हाट, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। देखिए थर्ड कंडीशन इज व्हाट, Q2 अगेन, Q2 इज चेंज्ड, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 75 किलो जूल पर सेकेंड मीन्स किलो वाट, ओके, एंड Q1 इज सेम, क्लियर है। Q1 इज सेम, Q1 का वैल्यू है अपने पास 300, ओके, किलो जूल पर सेकेंड मीन्स किलो वाट, ओके। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूं, जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वाट, ठीक है। तो यूनिट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। चलिए देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी विल बी दिस सेम। Q1 क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, इट मीन्स दैट Q1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके।
जो भी हीट इंजन में इंटर करेगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। कौन से टेम्परेचर पे इंटर कर रहा है? T1 टेम्परेचर पे। देन Q2 जो है, जो Q2 है वो माइनस है, ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्ट हो रहा है। कौन से टेम्परेचर पे? T2 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। ओके, सारा वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे कितना है? ये है अपने पास Q1 300 किलोवाट, 300 किलोवाट। ओके, दिस इज व्हाट टेम्परेचर। T1 कितना है अपने पास? T1 is how much here? T1 is nothing but 563 Kelvin. ओके, 563 Kelvin, 563 में आए, ठीक है ना। ठीक है, माइनस Q2 कितना है? माइनस Q2 कितना है? Q2 दिस इज नथिंग बट Q2, सॉरी 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 सॉरी, यहीं पे है हमारे पास यहीं पे है वैल्यू, तो 75 है। ओके, 75 डिवाइडेड बाई हाउ मच? T2 इज हियर। T2 का वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे कितना है? ये 281.5। कितना है? 281.5। सो व्हाट, कैलकुलेशन करते हैं इसका भाई, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाई 563 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 281.5। So what 0.266, what we are getting is here 0.266। ओके, किसमें आएगा? ये जो पिछले बार आया था, जो जितने भी एंट्रोपी, सॉरी यहाँ पे जितने भी इसका वैल्यू आया था डेल क्यू बाई टी का, ये किसमें आएगा? किलोवाट पर केल्विन में आएगा, ठीक है, किलोवाट पर केल्विन है। तो डोंट बी कंफ्यूज। आप लोग बोलोगे यूनिट कहाँ गए इसका? यूनिट लेस नहीं है, ये क्या है? ये क्यू बाई टी है ना, तो किलोवाट पर केल्विन में है, किलोवाट पर केल्विन। ओके, सो मैं इसको यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट किया हूँ। और ये क्या है? दिस इज पॉजिटिव वैल्यू है। कैसा वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। सो ग्रेटर देन जीरो है ये। कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला लास्ट वाले कंडीशन में? दैट इज डेल क्यू बाई जो टी है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी, इसका जो वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। सो कौन सा केस है ये? कौन सा केस है ये? अपना केस है थर्ड वाला, इम्पॉसिबल केस। इट मीन्स दैट दिस इज व्हाट? इम्पॉसिबल। ऐसा साइकिल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल साइकिल, इम्पॉसिबल। ओके, इम्पॉसिबल साइकिल। क्लियर है? तो आई थिंक यू हैव गॉट मी। इम्पॉसिबल साइकिल का मतलब क्या है? कि Q2 से इतना रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। गेटिंग मी? Q2 से इतना रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो इतना होगा 215, या तो 150, ठीक है, या फिर इन दोनों से ज्यादा, क्योंकि मुझे माइनस में आना चाहिए आंसर मेरे पास, या फिर जीरो आना चाहिए। 150 से कम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये फिर 75 क्या है? 75 क्या है? कम है 150 से, 150 से कम है। सो इट इज कमिंग पॉजिटिव एंड इट इज इम्पॉसिबल साइकिल। दिस साइकिल इज नॉट पॉसिबल। सो समथिंग लाइक दिस we have to solve all the question. By reading question carefully we can get the solution easily. So यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। दुआ करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, खुश रहें, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।